CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में आपको पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके वर्तमान स्थान। तो आपको पुरातात्विक स्थल को उनके वर्तमान स्थान से मिलान करना है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से कहाँ आएगा। यहाँ पर दिए गए हैं नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 का मिलान हम सूची 2 से करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आएगा नेवासा, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। फिर है ईसमपुर बी, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे कर्नाटक। फिर है डिडवाना सी, ये आ जाएगा पहले नंबर पे राजस्थान। फिर है गुडियाम गुफा, ये आ जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिए गए हैं, यहां से आप देख लीजिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहां पर सेकंड नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनके पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। तो उनके पुरातात्विक खोज को प्राचीन स्थल से आपको मिलान करना है, जिसको यहाँ पर कूट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सूची 1 में प्राचीन स्थल, सूची 2 में पुरातात्विक खोज। तो चलिए दोस्तों, इसे भी पहले ऑप्शन की तरह ही मिलान करके हम बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आ रहा है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो चलिए इसको हम मिलान करके बताते हैं। तो यहाँ पर लोथल आ जाएगा दूसरे नंबर पे गोदीबाड़ा। फिर है कालीबंगा, ये आ जाएगा पहले नंबर पे जूता हुआ खेत। फिर है धौलावीरा, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर है बनावली, ये आ जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यही जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहीं से हमने मिलान करके आपको बताए हुए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। आपको बताना है कि गुप्त वंश ने किस शासन दौरान कितना यहाँ पर शासन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चलिए बताते हैं क्या क्या दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए में दिए गए हैं 319 से 500 ईसा पूर्व तक, बी दिए गए हैं 319 से 324 ईसा पूर्व तक, सी दिए गए हैं 325 से 375 ईसा पूर्व तक, डी दिए गए हैं 566 से 597 ईसा पूर्व तक। तो चौथे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 319 से 500 ईसा पूर्व तक के मध्य जो गुप्त शासनकाल थे, उन्होंने शासन किए थे। एंड इसका जो व्याख्या है वो दोस्तों यहाँ पर दे गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि यह वीडियो है लंबा हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यह जो वीडियो है उन सभी क्वेश्चनों को बताते चल रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला 5th नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को उनके काल अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मगध राजवंशों के कालक्रम में तो यहाँ पर नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश दिए गए हैं कुछ वंशों के नाम। तो सभी को मगध राजाओं के जो राजवंशों के काल अनुक्रम है उन्हीं के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम यहाँ से मिलान करके बताते हैं। तो इसको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा हर्यक वंश, ये पहले नंबर पे मानिएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है नंद वंश, इसे आप दूसरे नंबर पे मानिएगा। फिर आ रहा है मौर्य वंश, इसे आप तीसरे नंबर पे मानिएगा। फिर शुंग वंश, ये चौथे नंबर पे है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दोस्तों दिए गए हैं बी, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहीं से हमने मिलान करके सभी को बताए हुए हैं। जो अभी जितने भी भर्ती परीक्षाओं हुए हैं उन समय में इसी तरह का जो क्वेश्चन है कूट वाला वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर लाए हुए हैं। एंड यहाँ पर व्याख्या दिए गए हैं जो राजवंशों का अनुक्रम है। दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप यह जो PDF है उसे देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहले जो कथन दिए गए हैं उनको हम आपको अच्छे से रीड करके बताते हैं, फिर इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम जो है वो सोल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं कथन, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण दिए गए हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि बता दें, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। हाँ, ये करेक्ट है, लेकिन जो कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर छोड़ा था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो जो फर्स्ट दिए गए हैं इसी को आप सही मानिएगा।
फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं 7वें में अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर रहा था। तो अभिलेख क्या है, यह शिलालेख क्या है? ऑप्शन ए दिए गए हैं कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। यहीं से दोस्तों हमें प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर रहा है। एंड अगर आप इसके बारे में जो यहाँ पर एक्सप्लेन दिए गए हैं, व्याख्या दिए गए हैं, उसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरे हमने साफ साफ लिख दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को पॉज करके। तो हम चलिए सीधा वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं 8वें नंबर में निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक की अभिलेख, बी है महावंश, सी है दीपवंश, डी है दिव्यवदान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों महावंश और दीपवंश, ये दोनों से ही हमें पता चलता है कि जो अशोक के राज्यपाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं यही दोस्तों आप करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो आपको बताना है कि जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण है वो किसने किया था? तो उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। आप यहाँ से देख लीजिएगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंगों की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों में यह जो निर्मित है। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर 10वें नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं कथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो उनका कारण है क्यों विलुप्त हो गए हैं? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे और वह मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा विलुप्त हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों सही है, लेकिन जो आर है कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी व्यापार। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वैकनाट सूदखोर कहा गया है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं डी दोस्तों यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले नंबर की प्रश्न की ओर जहाँ पर दिए गए हैं पुराणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कथन है विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सेकंड है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं दोनों करेक्ट है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, हाँ हमें मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, हाँ दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं डी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ से आप देख लीजिएगा विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है जबकि वायु पुराण से विष्णु और ब्राह्मण में गुप्त वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगले नंबर के प्रश्न की बारी आती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन कौन सा जो कथन है वो सत्य है। जैसे कि कथन फर्स्ट है उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। सेकंड है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। फोर्थ है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो आपको नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है कि ये जो 4 कथन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन करेक्ट है, करेक्ट फॉर्म में हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए कूट दिए गए हैं ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं डी। यहाँ पर दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर जो हमने 4 कथन आपको रीड करके बताए हुए हैं ये चारों के चारों ही करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से।
फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर का प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। यहीं से दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर 15वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिए गए हैं सूची 1 का आपको सूची 2 से मिलान करना है, जो दिए गए कूट का पालन करे। तो सूची 1 में आपको तीर्थकार के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रतिमा या लक्षण दिए गए हैं। तो आपको तीर्थकार का जो लक्षण है या प्रतिमा है उनकी मिलान आपको यहाँ से करना है। तो चलिए हम इसका सही आंसर जो है वो आपको मिलान करके बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है आपको आदिनाथ, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। वृषभ, यही इसका करेक्ट आंसर है जो इक्वल में दिखाई दे रहा है। फिर है मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ आ जाएगा दोस्तों चौथे नंबर पे। जल कलश, फिर से पार्श्वनाथ आ जाएगा तीसरे नंबर पे। सर्प और संभवनाथ आ जाएगा अश्व। यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यही मिल रहा है। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जल्दी से आप हमारे चैनल को इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दिए गए कथन, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो बताना है कौन सा कथन या कौन सा कारण इसका करेक्ट है। तो हो जाएगा डी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। यहाँ पर दिए गए हैं श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग है, हाँ ये करेक्ट है, लेकिन कथन सेकंड है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो फर्स्ट दिए गए यहीं से आप देख लीजिएगा, यही इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न था भारतीय इतिहास, जो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, उनके बारे में हमने बता दी हैं। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, और यदि आप हमें कमेंट नहीं करते हैं तो हमारे मन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसी से रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।